ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या दुनिया के नक्शे पर एक इस्लामिक नाटो ने जन्म ले लिया है? और क्या पाकिस्तान का परमाणु बम, तुर्की के घातक ड्रोन और सऊदी अरब का अथाह पैसा मिलकर दुनिया के होश उड़ाने वाले हैं? जरा सोचिए कि अगर दुनिया के 3 मुस्लिम देश एक ऐसे रक्षा समझौते पर दस्तखत कर दे जिसमें लिखा हो कि एक देश पर हमला यानी तीनों देशों पर हमला, तो इससे पूरी दुनिया की सियासत में कितनी बड़ी हलचल देखने को मिलेगी। मक्का के ऐतिहासिक अल सफा पैलेस में कुछ ऐसा ही हुआ है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक साथ आकर मक्का संयुक्त रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पर मुहर लगा दी है। इस समझौते को दुनिया भर के सैन्य जानकार इस्लामिक नाटो का नाम दे रहे हैं। आखिर इस त्रिगुट के बनने के पीछे की असली वजह क्या है? क्या ये गठबंधन अमेरिका का विकल्प बनने जा रहा है या फिर असली निशाना इजराइल और ईरान है? चलिए एक एक कर सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। बात की शुरुआत होती है मध्य पूर्व यानी कि मिडिल ईस्ट में सुलग रही उस आग से जो बीते कुछ महीनों में बेकाबू हो चुकी है। इस साल की शुरुआत में जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ मोर्चा खोला तो पूरे इलाके में युद्ध के काले बादल छा गए। ईरान की तरफ से पलटवार हुआ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की खाड़ी में जहाजों की आवाजाही ठप होने लगी और लाल सागर में यमन के हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के तेल ठिकानों और बंदरगाहों को निशाना बनाना शुरू कर दिया, उन्हें टारगेट किया। अब तक सऊदी अरब जैसे खाड़ी देश अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर रहते थे, लेकिन इस बार जब मिसाइलें और ड्रोन दागे जा रहे थे तब अमेरिकी डिफेंस सिस्टम कई मौकों पर नाकाम साबित हुआ। सऊदी अरब को ये साफ समझ आ गया कि अमेरिका की यूएस की सुरक्षा गारंटी अब महज एक छलावा बनकर रह गई है और वॉशिंगटन केवल इजराइल के हितों को बचाने में लगा है। इसी अविश्वास ने सऊदी अरब को अपने लिए नए और मजबूत मददगार ढूंढने पर मजबूर किया, नए रास्ते ढूंढने पर। इसी मजबूरी और रणनीति के बीच 7 अगस्त 2026 को मक्का के अल सफा पैलेस में एक ऐतिहासिक बैठक बुलाई गई। बैठक के बाद जो संयुक्त घोषणा पत्र जारी हुआ उसने वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव और तेहरान तक हड़कंप मचा दिया। इस मक्का संयुक्त रक्षा समझौते का सबसे बड़ा और खतरनाक प्रावधान वही है जो पश्चिमी देशों के नाटो संगठन के आर्टिकल 5 में होता है, यानी अगर किसी भी बाहरी ताकत ने सऊदी अरब, तुर्की या पाकिस्तान में से किसी एक पर भी सैन्य हमला किया तो बाकी दोनों देश इसे खुद पर हमला मानेंगे और मिलकर इसका जवाब देंगे। इसके लिए एक स्थायी सचिवालय भी बनाया जा रहा है जिसका मुख्यालय सऊदी अरब में होगा। तीनों देशों के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख अब नियमित रूप से बैठकें करेंगे, मीटिंग्स करेंगे और खुफिया जानकारी साझा करने से लेकर हथियारों की आपूर्ति और सैन्य टुकड़ियों की तैनाती पर मिलकर काम करेंगे। इतना ही नहीं, तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान ने तो यहाँ तक इशारा कर दिया है कि अगले चरण में मिस्र यानी कि इजिप्ट भी इस गठबंधन में शामिल हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि इस नए गठबंधन में तीनों देशों की भूमिका क्या होगी और कौन क्या लेकर आया है, कौन सा देश क्या लेकर आया है। अगर आप इन तीनों की ताकतों को मिलाकर देखें तो ये समीकरण बेहद दिलचस्प नजर आता है। सऊदी अरब के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसकी अपनी सैन्य औद्योगिक क्षमता काफी सीमित सी है। दूसरी तरफ तुर्की के पास नाटो की दूसरी सबसे बड़ी सेना है और उसके पास बायरक्तार जैसे दुनिया के सबसे आधुनिक ड्रोन और रक्षा निर्माण की तकनीक है, लेकिन उसे निवेश और बाजार की जरूरत है। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान आर्थिक बदहाली से जूझ रहा है, लेकिन उसके पास जंग का अनुभव रखने वाली भारी भरकम फौज है और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान एक परमाणु संपन्न देश है, यानी तुर्की की तकनीक, पाकिस्तान का परमाणु बल और जनशक्ति और सऊदी अरब का पैसा, ये तीनों मिलकर एक ऐसा खतरनाक चक्रव्यूह तैयार करते हैं जो किसी भी दुश्मन को हिला कर रख सकता है। लेकिन क्या ये गठबंधन वाकई में जमीन पर उतरकर एक दूसरे के लिए जंग लड़ेगा या ये सिर्फ एक राजनीतिक पैंतरा साबित होगा? विश्लेषकों का मानना है कि इस समझौते का सबसे बड़ा मकसद ईरान और इजराइल दोनों को एक मजबूत कूटनीतिक और इसी के साथ राजनीतिक मैसेज देना है।
एक तरफ जहां ईरान पूरे क्षेत्र में अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहता है और सऊदी अरब पर लगातार हमले कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल अमेरिकी शह पर पूरे मिडिल ईस्ट में अपनी दादागिरी चला रहा है। ये नया गठबंधन दिखाता है कि ये तीनों देश ना तो सिया बहुल ईरान का दबदबा सहने को तैयार रहेंगे और ना ही इजराइल की सर्वोच्चता को स्वीकार करने के मूड में है। हालांकि ब्रोकिंग्स इंस्टीट्यूट और अन्य विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि अगर कल को सऊदी अरब और ईरान में सीधे जंग छिड़ती है तो शायद तुर्की और पाकिस्तान अपनी सेना सीधे मैदान में न उतारे, बल्कि वो कूटनीतिक दबाव और खुफिया मदद पर सीमित रहें, बातचीत की ओर इशारा करें। पाकिस्तान खुद अपने पड़ोसी देशों अफगानिस्तान और भारत के साथ साथ समय समय पर तनाव में रहता है और सऊदी अरब ने भी पिछले समझौते के बावजूद पाकिस्तान की सीधी सैन्य मदद ऐसे मौके पर नहीं ली है। अगर इस पूरे रक्षा समझौते का गहराई से आकलन करें, समझे तो इसके 3 सबसे बड़े दूरगामी असर सामने आते हैं। पहला असर यह है कि मध्य पूर्व में अमेरिका का एकाधिकार अब कम हो सकता है। अमेरिका काफी समय से कोशिश कर रहा था कि सऊदी अरब और इजराइल के बीच अब्राहम समझौते के तहत रिश्ते सामान्य हो जाए, लेकिन इस नए गठबंधन ने अमेरिकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। अब खाड़ी देश अमेरिका के भरोसे रहने के बजाय अपना एक अलग और मजबूत सुरक्षा घेरा बना रहे हैं। दूसरा असर यह है कि इजराइल के लिए अब क्षेत्रीय समीकरण पूरी तरह से बदल गए हैं। तुर्की और पाकिस्तान लगातार इजराइल के खिलाफ सख्त रुख अपनाते रहे हैं और जब तक इजराइल फिलिस्तीनी मुद्दों पर पीछे नहीं हटता, तब तक सऊदी अरब भी उसके साथ संबंध सामान्य नहीं करेगा। और तीसरा और सबसे अहम पहलू भारत के दृष्टिकोण से है। भारत के मिस्र के साथ ऐतिहासिक और बेहद मजबूत संबंध रहे हैं, जबकि सऊदी अरब और तुर्की के साथ भी भारत के व्यापारिक और रणनीतिक हित जुड़े रहते हैं। लेकिन इस गठबंधन में पाकिस्तान का होना और उसके रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों का ये दावा करना कि ये समझौता, ये जो डील है, भारत के खिलाफ भी एक निवारक का काम कर सकता है, नई दिल्ली के लिए सतर्क रहने की वजह बनता जा रहा है। हालांकि तुर्की के विदेश मंत्री ने साफ किया है कि ये गठबंधन किसी खास देश के खिलाफ नहीं है और जो देश उन पर हमला नहीं करता वो उनका निशाना नहीं करेंगे, उन्हें निशाना नहीं बनाएंगे। फिर भी वैश्विक राजनीति में कोई भी समझौता महज कागज तक सीमित नहीं होता, उसके पीछे की नीयत और ताकत समय समय के साथ अपना रंग दिखाती है। तो मक्का में साइन हुआ ये नया समझौता ये साफ बताता है कि 21वीं सदी का मिडिल ईस्ट अब अमेरिका या पश्चिमी ताकतों के इशारों पर नहीं चलने वाला। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में मिस्र जैसा बड़ा देश इस इस्लामिक नाटो में शामिल होता है या फिर नहीं, और अमेरिका तथा इजराइल इस नई तिगड़ी का सामना करने के लिए क्या चाल चलते हैं आगे, ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब का ये नया सैन्य गठजोड़ अमेरिका की जगह ले पाएगा? और क्या ऐसे भारत के लिए कोई नया सुरक्षा जोखिम पैदा हो सकता है, चुनौती पैदा हो सकती है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें और बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।